हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 29 ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है आसाम की मोटोक कम्युनिटी के ऊपर। इनकी डिमांड है कि इनको एसटी स्टेटस में डाला जाए। मैं आपको समझाऊंगा क्या है मोटोक कम्युनिटी और मोटोक कम्युनिटी किस तरीके से कनेक्टेड है अहोम डायनेस्टी से, और अहोम डायनेस्टी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मोआमारी रेबिलियन हुआ। फिर इन सब से कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर एसटी स्टेटस गवर्नमेंट कैसे देती है वो भी समझाऊंगा आपको। शेड्यूल 6 में कैसे डाला जाता है वो बताऊंगा आपको। और आप अगर नोटिस करोगे तो रिसेंटली लद्दाख में भी यही डिमांड हो रही है कि भैया हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए और शेड्यूल 6 में डाला जाए। तो आपको पता होना चाहिए भैया आखिर ये है क्या, क्योंकि इससे कनेक्टेड 2 से 3 पीवाईक्यू एज इट इज़ एसटी के ऊपर, शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 पैसा के ऊपर उठ चुके हैं। ये जीएस पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है एक सैटेलाइट जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, 2015 में जो लॉन्च की गई थी, अब उसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए स्पेस सेक्शन में काफ़ी इसका रिलेवेंस है। थर्ड आर्टिकल बात करता है नेटो ने अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर दी है बाल्टिक रीजन में। अब मैं बताऊंगा क्यों की है, करने के पीछे ऐसा कौन सा कारण है। अब आपको ये तो एक न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए कि बाल्टिक सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो क्या, क्योंकि बाल्टिक सी से ही कनेक्टेड नॉर्थ सी से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा फोर्थ आर्टिकल बात करता है कि पहली एचपीवी वैक्सीन की कैंपेन स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे अगेन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है, हमारे लिए रिलेवेंट है नहीं, पाकिस्तान में हुई तो हमारी नेशनल न्यूज़ के रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो पॉइंट है वो रिलेवेंट है। वो है किस वजह से की गई, दैट इज सर्विकल कैंसर। मैं आपको समझाऊंगा सर्विकल कैंसर होता क्या है। फिर मैं आपको ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन के बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या होता है वायरस से, किस तरीके से ये इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बड़ा एक बर्डन बन सकता है। ठीक है। फिर लास्ट आर्टिकल हमारा बात करता है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ये एक बेसिकली डे सेलिब्रेट हुआ है, जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई है, फूड वेस्टेज के ऊपर बात हुई है। ये एक एडिटोरियल है, एडिटोरियल के जो की पॉइंट्स होंगे उन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को जो जीएस 3 2019 में पूछा गया है इसको आसानी से लिख पाएंगे। क्या है, फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर और मैलन्यूट्रिशन इन इंडिया। तो बेसिकली क्या स्टेटमेंट दिया गया है, फिर आपसे क्वेश्चन डिमांड किया जाएगा, आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है अलग अलग एप्रीहेंशंस। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस आर्टिकल को, और आप देखें कैसे इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप इस आंसर में लिख पाएंगे। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल पहले आपको मैं न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। हुआ क्या है, मोटोक कम्युनिटी के थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं, पीपल हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, डिमांड कर रहे हैं एसटी स्टेटस की। अब क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनसे प्रॉमिस किया गया था 2014 का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे डिमांड हुई थी कि भाई साहब हम आपको एसटी का स्टेटस देंगे, किसको, मोटोक को। लेकिन अभी तक उनको स्टेटस नहीं मिला है। साथ ही साथ डिमांड कर रहे हैं कि जो मोटोक ऑटोनॉमस काउंसिल है उसको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब 6 शेड्यूल में डालने का मतलब क्या हो रहा है, वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डालने की बात हो रही है। ठीक है, आपको यहीं पे तुरंत कनेक्टिविटी आनी चाहिए कि अगर 6 शेड्यूल में बात हो रही है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, तो 5th शेड्यूल में क्या बात होती है, तो 5th शेड्यूल में पैसा के ऊपर बात होती है। अगर ये नहीं पता डोंट वरी, मैं आपको अभी वो सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करूंगा, बट मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए, मोटोक कम्युनिटी क्या डिमांड करी, दैट्स ऑल। ये न्यूज़ के ऊपर है। ठीक है, अगेन अब मैं पॉइंट पे बात करता हूँ, मोटोक कम्युनिटी है क्या। ये आसाम की इंडिजिनस कम्युनिटी कही जाती है जो अपर आसाम के रीजन में जनरली डिसाइड करती हैं। अगर इनको देखा जाए थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री, तो मोआमारी रेबिलियन से ये कनेक्टेड है। क्यों, मोआमारी रेबिलियन क्या था अभी आपको भी बताऊंगा, बट अभी समझो कि जो मोटोक कम्युनिटी है इनका कनेक्शन मोआमारी रेबिलियन से था जो अहोम रूल के अगेंस्ट खड़े हुए थे। इनका जो स्टेटस देखा जाए ओबीसी है, लेकिन इनकी डिमांड कर रहे हैं इनको एसटी में डाला जाए। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन है एसटी का स्टेटस क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पहला तो पॉलिटिकल प्रॉमिस बीजेपी का 2014 का जब इलेक्शन हुआ था। फिर सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट। अब आपको भी पता है अगर किसी भी कम्युनिटी को एसटी का रिकॉग्निशन मिलेगा तो उससे रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन में, जॉब में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, वेलफेयर स्कीम में। आपको पहले ही पता है अगर किसी भी एरिया को 6 शेड्यूल में डाला जाता है तो वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है। ठीक है, और जनरली क्या होता है 6 शेड्यूल
एरियाज में टोटल देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न के ही स्टेट्स हैं। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था ATM², आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ऐसे करके मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कल्चरल आइडेंटिटी भी इनको लगता है इनकी यूनिक है, इस वजह से इनके पास ये मिलना चाहिए। ऑटोनॉमी और सेफ गार्ड की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो अभी इनकी करंट काउंसिल है वो उस तरीके से नहीं है जैसे 6 शेड्यूल में एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाती है। क्योंकि 6 शेड्यूल में किसी भी कम्युनिटी को डाल दिया जाएगा, दैट मीन्स कि भाई साहब इनके पास एक पहली चीज़ क्या है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे, यहाँ पे इनके खुद के लैंड राइट्स होंगे, कोई बाहरी आके बोलते हैं ना लैंड को नहीं रिप्लेस कर पाएगा। यहाँ पे जो लीजिंग राइट्स हैं, टैक्सेस हैं, वो सब अपने हिसाब से लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये मोटोक कम्युनिटी के बारे में एक बेसिक आइडिया मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब मोटोक कम्युनिटी में क्या बात हुई है, मुआ मारी रेबिलियन से कनेक्शन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब अगर थोड़ा ध्यान से दो, मुआ मारी जो रेबिलियन है वो किससे कनेक्टेड है, अहोम से कनेक्टेड है। तो मैं आपको थोड़ा सा अहोम डायनेस्टी के बारे में बताता हूँ। ये जनरली ताई ग्रुप थे चाइना के, ठीक है। चाइना के मोंग माओ से माइग्रेट करके आसाम रीजन में आए थे 1228 AD में सुकपा के द्वारा, ठीक है। आपको इतना पता, सुकपा के द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी। अहोम किंगडम अप्रॉक्सीमेटली 600 साल तक ब्रह्मपुत्र वैली में रूल किया था। ये जनरली जाने जाते हैं पैक्ट सिस्टम के लिए। पैक्ट सिस्टम क्या होता है, कंपलसरी लेबर सर्विस। अगर यहाँ इस डायनेस्टी में, इस किंगडम में कोई भी लेबर होता था, कोई भी जनरल पॉपुलेशन होती थी, उनको कंपलसरी लेबर सर्विस देनी होती थी। जैसे इजराइल में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, वैसे इनका पैक्ट सिस्टम कहता था कि आपको कंपलसरी लेबर सर्विस देनी होगी। फिर इनका एक्सपेंशन हुआ, लोकल ट्राइब्स के साथ ये लोग पूरी तरीके से मिल गए। इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए इन्हें काफ़ी जाना जाता है। एक बैटल ऑफ सराय घाट हुई थी जिसमें मुगल्स को डिफीट किया था। इनके पास गुरिल्ला टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा थी। अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे जंगल्स हैं, वैलीज हैं। तो वहाँ पे एक फुल स्केल वॉर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैदान नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये लोग जंगल के एक बोलते हैं ना परजीवी कहे जाते थे कि वहाँ पे इन लोग का रेसिडेंट था। तो बाहर से जो ऐसी आर्मी जिसको आदत है प्लेन बैटल पे, पानीपत क्या है, पानीपत को देखोगे एकदम प्लेन ग्राउंड है, वहाँ पे लड़ाई करने की आदत है, वो नहीं लड़ पाएगा। इस वजह से इनको मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। इन्होंने वेट राइस कल्टीवेशन का इंट्रोडक्शन किया था। कल्चरल हेरिटेज की ये ज़रूरी है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी रेलेवेंट है और देयर आर हाई चांसेस इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई कैन टेक अ बेट 50-50 की यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में कई बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर 2023 में भी क्वेश्चन कई पूछे, 24 में भी पूछे। डायरेक्टली बोल देते हैं भैया ये जैसे शांति निकेतन है, क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया शांति निकेतन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड होती हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए अब देखो आर्टिकल किसके ऊपर था, मोटोक के ऊपर, लेकिन मैंने मोटोक कनेक्टेड थे मोआमारी कनेक्टेड थे अहोम से, तो मैंने आपको अहोम भी बता दिया। अब यहाँ पे जो अहोम डायनेस्टी के रूलर्स होते थे, इनकी जब मौत होती थी तो इनके लिए पिरामिड बनाया जाता था, ठीक है। जिस तरीके से आप इजिप्ट में पिरामिड देखते हो, वैसे इनके लिए भी पिरामिड, अगेन उतना बड़ा नहीं बट एग्जैक्टली पिरामिड जैसा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था। तो इसलिए कहते हैं पिरामिड्स ऑफ आसाम। अब इसको कहते क्या थे, इसको कहते थे मॉइडम्स आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे, चराइडियो में मॉइडम्स। अब आप समझो सर मॉइडम्स है क्या, मॉइडम्स कुछ नहीं, बस ये इनकी क्या है, कब्र है। किसकी कब्र है, अहोम के जो रॉयल रूलर्स होते थे उनकी मौत के बाद इनको यहाँ पे बरी किया जाता, दैट्स ऑल। अब ये लोग किसके साथ कनेक्ट दिखाते थे, आपको मैंने बताया 23 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया। ताई होम, हिंदू, लोकल ट्रेडिशन सबके साथ मिक्स करके इनका ब्लेंडिंग दिखती थी अहोम डायनेस्टी की, दैट्स ऑल। आपको पता क्या होना चाहिए पेपर के लिए, पहली बात तो अहोम का ये जो बैटल है। सेकंड चीज़ आपको पता होना चाहिए मॉइडम्स, जिसे चराइदेव भी कहते हैं, चराइदेव में है, ये क्या कहते हैं इसे, पिरामिड ऑफ आसाम कहते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए यूपीएससी 24 का, ये यूपीएससी 2024 में यूपीएससी का नहीं बेटा, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगेन मैंने हमेशा कहा है यूपीएससी के जितने सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, अगर उसमें कोई पर्टिकुलर थीम पे डिस्कशन हो रहा है तो जरूर से जरूर उसको पढ़ लिया करिए, क्योंकि यूपीएससी पूछता है। मैंने कई बार एग्जांपल दिखाया, इवन दो एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ, वही क्वेश्चन यूपीएससी में भी रिपीट हुआ है, सीएससी में। बट हाँ एग्जैक्टली एनडीए जैसा नहीं रिपीट हुआ है, उसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि भैया आसाम की इकोनॉमी के ऊपर जो मेडिवल पीरियड में थी उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, अहोम के ऊपर पूछा गया है। अहोम कास्ट एक्सीलेंट matchlocks and made first rate gunpowder and artillery pieces, this is absolutely right. Assam adopted new craft of brass casting, ये भी सही है।
फिर आपका है सार्थ बारी विलेज वॉज नोन फॉर इट्स स्किल इन मेटल कास्टिंग, ये भी सही है, ठीक है। तो जनरली अहोम डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी को पता है, कोई चीज़ यूपीएससी को पता है दैट मीन्स वो आपको भी पता होनी ही चाहिए। अब देखो चराइदियो मॉइडम के ऊपर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिकली कह रहे हैं इट इज द फर्स्ट साइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अगेन दिस इज राइट। द मॉइडम्स आर सिमिलर टू इजिप्ट पिरामिड, एब्सोल्युटली राइट, यही मैंने आपको समझाया है। थर्ड कह रहा है मॉइडम्स आर यूज फॉर ब्यूरल ऑफ कॉमन पीपल, अगेन देख लो क्या गलती कर दी, कॉमन पीपल नहीं है, ये रॉयल जो किंग्स होते थे उनके लिए ब्यूरियल्स बनाया गया था होम डायनेस्टी में। सो ओनली 2 इज द राइट वन। तो जो यूपीएससी का पैटर्न है मैं उसी पैटर्न पे आपको सिखा रहा हूं जिससे आप एक्लिमेटाइज हो सको, आप अडेप्ट कर सको ऐसे क्वेश्चंस के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ है, मोआमारी रेबिलियन क्या था। अब मैंने आपको यहीं पे बताया कि इनका जो पाइक सिस्टम था जिसमें इन लोगों को लेबर सर्विस देनी ही होती थी, तो इससे क्या हुआ धीरे धीरे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया वहाँ के लेबर कास्ट का। इस वजह से उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कम्युनिटी थी उसका नाम था मोआमारियास, ठीक है। इन लोगों ने एक प्रॉपर रेबिलियन किया और ये रेबिलियन किसके अगेंस्ट था, ये रेबिलियन था अहोम किंगडम के अगेंस्ट। और इस रेबिलियन ने, इस पूरी के पूरी क्रांति ने इस अहोम किंगडम को वीक कर दिया, कमजोर बना दिया। और इसी वजह से आगे को हम देखते हैं बर्मीज इन्वेशन। अगर कभी भी कोई साम्राज्य मजबूत होता है तो बाहर के लोग इन्वेजन नहीं कर पाते, लेकिन अंदर से अगर कमजोर हो जाता है तो बाहर ही आसानी से इन्वेजन कर लेते हैं। इसी वजह से जब मोआमारी रेबिलियन हुआ उसके बाद अहोम किंगडम थोड़ा कमजोर पड़ा, फिर बर्मा से इन्वेजन हुआ और लेटर ब्रिटिश ने इनको पूरा एनेक्स कर लिया। अब ये कनेक्टेड क्या है, मोटोक से कनेक्टेड है, क्योंकि मोटोक या मोटोक जो है ये मोआमारी से कनेक्टेड है, क्योंकि इन लोगों ने मोआमारी रेबिलियन में कहीं ना कहीं साथ दिया था। ये किसके फॉलोअर थे, मायामारा सत्रा के, ठीक है। ये नियो वैष्णवाइट सेक्ट कहा जाता है। अगेन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको मोआमारी रेबिलियन पता होना चाहिए। जब जैसे ही मोआमारी रेबिलियन कहोगे हाँ सर ने कहा था पाइक सिस्टम है जहां खूब लेबर सर्विस कराओ इसलिए लोगों को नहीं पसंद आया, उसमें पर्टिकुलर एक मोआमारी कम्युनिटी थी, दैट्स ऑल। अब मोआमारी कम्युनिटी है मोटोक, अब मोटोक से तुरंत ये कॉल करो हाँ सर ने कहा मोटोक कम्युनिटी करंट में एसटी की डिमांड कर रही है, एसटी की डिमांड प्लस शेड्यूल 6 की डिमांड कर रही है। क्यों डिमांड कर रही है, क्योंकि 2014 में प्रॉमिस किया गया था, साथ ही साथ वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को और अच्छे से शोकेस करना चाह रही हैं। तो ये पैटर्न होता है बेटा जिस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं इसी से कनेक्टेड एक और, ये पहले का आर्टिकल है, मैंने यहाँ पे इसका एक स्नैप डाला है। कोच राजवंशी कम्युनिटी आसाम की ये भी डिमांड कर रही है किस चीज़ की, भैया हमें एसटी का स्टेटस चाहिए। तो आसाम रीजन में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी है जो किसकी डिमांड कर रही है, डिमांड कर रही है एसटी स्टेटस की। और आसाम किस चीज़ के लिए फेमस है, आसाम में आप देखोगे एनआरसी ला गया, सबसे पहला स्टेट एनआरसी। एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्यों, क्योंकि वहां पे रेफ्यूजी क्राइसिस थे। फॉरेन ट्रिब्यूनल कहाँ पे स्टार्ट है, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो आप देखोगे वो यहीं पे है। अभी आपको रिसेंटली मैंने बताया जो इमिग्रेशन एक्ट में चेंजेस लाए गए हैं उसमें क्या किया है, फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास जुडिशियल पावर दी गई है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर शक होता है उसका बायोमेट्रिक ले सकते हैं, उसका डिपोर्टेशन कर सकते हैं अगर वो इलीगल तरीके से आसाम में होगा। तो आसाम में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल्स के ऊपर सवाल पूछा गया है, और ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ कोर्ट, बट कोर्ट की एक स्पेसिफिक पावर होगी, वो उसी एरिया में काम करेंगे, ठीक है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम की कोर्ट की तरह नहीं होते ट्रिब्यूनल, इनके सब्जेक्ट होते हैं, उसी सब्जेक्ट के दायरे में ये लोग रहते हैं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे अब बात हम करेंगे एसटी क्या कैसे एक तरीके से नोटिफाई किए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटीज होती हैं जो हमारे संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं। जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं वो इनकी लिस्ट को पब्लिश करते हैं स्टेट के साथ कंसल्ट करने के बाद, लेकिन ये जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने का काम होता है ये पार्लियामेंट के द्वारा होता है। तो एक जनरल प्रोसेस होता है एसटी को एसटी बनाने का, मैं आपको वो भी बताऊंगा भी। फिर साथ ही साथ शेड्यूल्ड एरिया, अब आप ऐसे समझो कि एसटी क्या होता है, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो ट्राइबल्स लोग हैं बेसिकली। अब कहीं एक पर्टिकुलर जहां पे मान लेते हैं 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा निम्न वर्ग के हैं, उनकी जो इकोनॉमी है बहुत ओल्ड है, उनको ज़रूरत है अपग्रेडेशन की, वो पिछले कई 100 साल से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है एसटी स्टेटस की। तो गवर्नमेंट को लगा भैया 10 ही लोग तो हैं, चलो इनको एसटी में डाल देते हैं उठा करके, तो इनको एसटी का स्टेटस मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे 60 लोग हैं तो गवर्नमेंट कहेगी भैया चलो एसटी स्टेटस तो डाल ही दो, लेकिन
उनको ना हम चलो उठा करके डाल देते हैं शेड्यूल्ड एरिया में। तो शेड्यूल्ड एरिया कहने का मतलब है जहां पे एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया को ही एसटी आपका शेड्यूल्ड एरिया जनरली कह दिया जाता है। तो शेड्यूल्ड एरिया के दो पार्ट हैं, एक फिफ्थ शेड्यूल, एक होता है सिक्स शेड्यूल एरियाज। अगर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज की बात हो रही है तो वो जनरल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स देख रहे हो उन सब में कहीं ना कहीं जहां पॉपुलेशन एसटी की ज़्यादा होगी वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इस एरिया को। मान लो 100 लोग यहाँ पे हैं, 60 लोग आपके हैं एसटी वाले, तो शेड्यूल एरिया बना दी। लेकिन प्रेसिडेंट ने देखा कि भाई साहब यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में और भी 100 लोग हैं जो एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, एडजस्टमेंट हुआ इनकी एरिया में। जो मॉडिफिकेशन होता है कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है बाय कंसल्टेशन विद आपका कैबिनेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे पावर्स क्या क्या होती हैं, स्पेशल लॉज देखा जाए, यहाँ पे जो इनके लैंड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ट्राइबल वेलफेयर जो होता है उसका प्रोटेक्शन गवर्नमेंट करती है। सिक्स शेड्यूल एक कंप्लीटली स्पेसिफिक अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ही बनाया गया था। ये ऐसी ट्राइबल एरिया है जिनको ऑटोनॉमी दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ट्राइबल्स रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर रहा हूँ, तो इनके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जो अपने खुद के लोकल लॉज बना सकते हैं, यहाँ की लैंड, फॉरेस्ट, कस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एसटी मतलब क्या है, ऐसी कम्युनिटी किसको बेनिफिट मिलेगा, इसे लिखा है हु गेट बेनिफिट। फिफ्थ में क्या है, कहाँ पे ये रहते हैं। सिक्स में क्या है, ये किस तरीके से गवर्न करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में कैसे करेंगे, फिफ्थ शेड्यूल के लिए पैसा एक्ट बनाया गया, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, अगर पैसा की बात हो रही है तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये फिफ्थ शेड्यूल की बात हो रही है, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल जनरली हर स्टेट्स में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। लेकिन अगर सिक्स शेड्यूल देखोगे तो केवल आपको ATM स्क्वायर पे दिखेंगे, A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मणिपुर, फिर M फॉर मेघालय, इतने में आपको दिखेंगे खाली। यहाँ पे अगर बोला है सिक्स शेड्यूल में मध्य प्रदेश में है, नहीं। अगर कहा जा रहा है कि भैया मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड एरिया है तो समझ जाओ फिफ्थ शेड्यूल की बात हो रही है। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, पैसा है, वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक्सटेंड करने का प्रावधान है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं कैसे शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर की जाती है। मैंने पहले ही बता दिया, आर्टिकल 342 के द्वारा की जाती है। क्या तरीका होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल देती है कि भाई इस कम्युनिटी को बनना चाहिए, ये प्रपोजल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास, फिर वो भेजेगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास, फिर उसके बाद यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल होगा, बिल बनेगा, अप्रूव किया जाएगा बिल पार्लियामेंट में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया जाएगा और फिर फाइनली प्रेसिडेंट क्या करेगा, गैजेट में नोटिफिकेशन डाल देगा कि ये कम्युनिटी बनती है अब से एसटी कम्युनिटी। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। अब यहीं पे आप देखोगे 24 का क्वेश्चन। अब मैंने इतना कुछ बताया तो कारण होगा, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब। एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि नहीं। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अदर स्टेट। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी को, लेट्स से एक एक्स कम्युनिटी को MP में ST दिया गया है और वही कम्युनिटी गुजरात में रही, तो क्या वहां पे भी उसको ST का दर्जा मिलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कहां पे किसकी सिचुएशन है, ठीक है। सो 2 इज द राइट वन। फिर आप देखो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, ये फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। कैसे करता है, यहाँ पे गवर्नर आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया ये ट्राइबल एरिया है जो बैकवर्ड है, इन्हें हमें डालना पड़ेगा किस में, शेड्यूल्ड एरिया में। वो डिपेंड करेगा फिफ्थ शेड्यूल किसकी बात हो रही है, फिफ्थ या सिक्स शेड्यूल की। ये अपना जो पूरी रिपोर्ट है भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, फिर जाएगी आपका किसके थ्रू, पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास जाएगी, वहां से जाएगी ये प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा और वो पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कहा जा रहा है बेटा, यहां समझिए वो एग्जीक्यूटिव की ही बात हो रही है, पूरे कैबिनेट के थ्रू आएगा। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि आज सोचेंगे कि चलो भैया इस पर्टिकुलर एरिया को मैं शेड्यूल्ड एरिया बनाता हूं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अब क्राइटेरिया क्या है, हाई ट्राइबल पॉपुलेशन, फिर इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, वो एरिया बहुत ही कम्पैक्ट होनी चाहिए, उसमें हिस्टोरिकल कल्चरल कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब अतीत से पहले से वहाँ पे लोग रह रहे हों, उनका पिछड़ापन वहाँ पे हो, ठीक है। ऐसा तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं इसमें लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे होती है, मतलब कैसे रूल होता है, तो लार्जेस्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है जो लॉस को मैनेज करता है, वेलफेयर देखता है। लोएस्ट लेवल पे क्लस्टर ऑफ विलेजेस होता है, एक जैसे आप देखते हो गांव में क्या होता है, गांव होता है फिर ब्लॉक ऐसे बनता है, नहीं बनता, तहसील आप देखते होगे। तो लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन अ ब्लॉक कहे जाते हैं, जहां पे ग्रास रूट डिलीवरी होती है स्कीम की, ठीक है, इंश्योर किया जाता है। अब मैंने इतना सब कुछ बताया तो कोई ना कोई कारण तो हो गई। यूपीएससी 23 का क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मैंने आपको 2 से 3 बार पहले भी बताया हुआ, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बेटा ये जरूरी है, ठीक है। आज क्या है, मोटोक कम्युनिटी की, इसके पहले जब बताया था वो राजवंशी के ऊपर बताया था, फिर उसके
उसके पहले जो बताया था वो लद्दाख में जो डिमांड हो रही है, तो अगर कल को कोई दूसरी कम्युनिटी आएगी तब भी मैं यही सेम चीज़ आपको बताऊंगा, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से सॉल्व कर लोगे, मैं 100% डैम श्योर हूँ, सिर्फ आप पढ़िए पॉज करके। मैं थर्ड स्टेटमेंट ऐसे पढ़ दूं, जब चीफ मिनिस्टर उस कंसर्न स्टेट का एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है यूनियन होम मिनिस्ट्री को, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने अभी कहा ट्राइबल मिनिस्ट्री है या होम मिनिस्ट्री है, अक्सर यूपीएससी मिनिस्ट्री के नाम को गलत लिखती है, ये आप हमेशा अपने दिमाग पे रखना। अक्सर, मैं कह रहा हूं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी सही भी लिखती है। फिर द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल्ड एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट इज क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन अ ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया आपको, नोट्स में वही चीज़ तो डाली है। ये जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बेटा, आपको मे भी थोड़ा सा कभी कभी बोरियत भी हो सकती है, लगता है अरे सर क्या आ रहा है नहीं आ रहा, बट take a deep breath and trust me, these all things are very much important for your examination, so do not skip even a single word with this regard। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है at any cost, ठीक है। फिर क्या है, सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो गया, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ अ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, दिस इज ऑल्सो राइट। कैसे, यही तरीका तो होता है जनरली। अब आप देखो ये सही है या गलत है, आप खुद सोचिए, ये किसके ऑर्डर के द्वारा किया जाता है, आपको ये खुद से एक बार पता करना होगा, तब आपको समझ में आएगा। मैंने जो नोट्स बताया एक बार पीछे जाइए, पीछे जा करके आप अपने आप से दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, एग्जैक्टली मैंने पहले यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं 2015 का। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया था, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। कितना आसान है कि नहीं। फिर देखो 2019 का क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट जो ट्राइबल लैंड है वो प्राइवेट पार्टीज को देने से मना की जाएगी अगर माइनिंग होगी वहाँ पे। थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ आसानी से बोलोगे, फिफ्थ शेड्यूल ईजी, ठीक है। पंजाब पीसीएस 2020 का क्वेश्चन देखिए, सिक्स शेड्यूल के ऊपर पूछा गया, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन है जो एज इट इज पूछे गए हैं। तो इस वजह से आप देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले मोटोक बताया, फिर आपको अहोम बताया, फिर मोआमारी बताया, मोआमारी से कनेक्ट करके चराईदेव बताया, चराईदेव के बाद मैंने आपको समझाया कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब का डिक्लेरेशन होता है, शेड्यूल्ड एरिया का डिक्लेरेशन होता है, कंपेयर किया, फिर आपको मैंने पीवाईक्यू शो किए, ठीक है। आई होप आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। दिस इज व्हाट वी से सीएसपी मेथड, करंट के साथ स्टैटिक, स्टैटिक के और सप्लीमेंट्री अंग। इट शुड बी लाइक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के अलग अलग हिस्से होते हैं, मैंने वो सारे आपके साथ कवर किए और पीवाईक्यू शो किए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बात बहुत ही छोटा सा आर्टिकल, लेकिन इस पे आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो 28 सितंबर 2015 को पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अभी आपको पीएसएलवी क्या होती है ये भी बताऊंगा, डो नॉट वरी। अभी ये समझो कि एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी 2015 में, उसका उद्देश्य ये था कि भैया जो स्पेस है उसको ऑब्जर्व किया जाए, दैट्स ऑल। स्पेस को ऑब्जर्व करने का उद्देश्य था। इसका जो लाइफ टाइम था वो डाया गया था 5 साल, लेकिन ये 10 साल तक वर्किंग है। अगर मेजर अचीवमेंट देखी जाए इस सैटेलाइट की क्या है, इसने यूवी फोटॉन्स को मतलब कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया, 9.3 बिलियन लाइट ईयर फार जो आपकी गैलेक्सीज हैं उन तक को डिटेक्ट किया है, ब्लैक होल्स को, न्यूट्रॉन स्टार्स को, अगेन न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जरूर सर्च करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, पल्सर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, बहुत ही वैल्यूएबल डेटा इसने शो किया है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली एस्ट्रोसैट के आपके बारे में पता होना चाहिए, एस्ट्रोसैट क्या है पता चल गया। इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसको 10 साल हो चुके हैं। अब क्या यहीं पे हम रोक दें, ये आर्टिकल तो उसी चीज के ऊपर है, नहीं, अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। क्या कह रहे हैं, पीएसएलवी कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब पहले ही समझ लो सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वो काफ़ी बूस्ट हुई इससे, इंडिया का साइंटिफिक कोलैबोरेशन मजबूत हुआ, इंडिया को उन चुनिंदा कंट्री की कैटेगरी में डाला गया जिनके पास एडवांस स्पेस ऑब्जर्वेटरीज है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप को आपने देखा, वो क्या है, वो भी तो स्पेस का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उन सब कैटेगरी में इंडिया का नाम आता है। अब हम समझते हैं पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है। अब देख के लग रहा है सर बड़ा अजीब लग रहा है, कैसे बताएं। मैं कहता हूँ सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मैं पहले आपको आसान सी भाषा में बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये है हमारी धरती, ये है हमारा सीधा क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, ठीक है। अब अगर कह रहे हैं भैया पीएसएलवी क्या है, ठीक है, पीएसएलवी ये रहा, तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एक सैटेलाइट रॉकेट से लॉन्च की जाएगी, तो इस सैटेलाइट को जब पोलर ऑर्बिट, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ पोल इसका जब मूवमेंट होगा, घूमेगी ऊपर से नीचे, तब वो आपकी पीएसएलवी से भेजा जाएगा। अगर कोई ऐसी सैटेलाइट है जिसको पोलर ऑर्बिट में डाला जाएगा, कभी पोलर ऑर्बिट कहा जाए समझ लो नॉर्थ टू साउथ, इसलिए तो पोलर मतलब पोल्स, ठीक है। अगर कहा
कहा जा रहा है भैया जियो स्टेशनरी, मतलब ये ऐसे लॉन्च होगी, ठीक है, लॉन्च नहीं मतलब ये इसका मूवमेंट जो रहेगा सैटेलाइट का वो रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल, इस तरीके ऐसे करके मूव करेगी, और जो आपकी पोलर वाली है वो ऐसे 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 मूव करेगी, मतलब किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकती है। दैट इज नॉट द पॉइंट, टेक्निकल डिटेल में मत जाइए। पॉइंट है पीएसएलवी एक ऐसा व्हीकल है, आप समझ लो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इंडिया का वर्क हॉर्स रॉकेट कहा जाता है, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में क्या होता है आपको पहले बताया, पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने का काम करती है। अब कौन कौन सैटेलाइट होती है, रिमोट सेंसिंग होती है सैटेलाइट से, अर्थ ऑब्जर्वेशन जब होता है तब पीएसएलवी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको मीडियम लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी होती है, बहुत ही सक्सेसफुल और चीप होती है। जीएसएलवी जो होती है इसको बिग ब्रदर कहा जाता है पीएसएलवी का, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला जाए, व्हाट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ, मतलब ये आपका सरफेस है जहां आप हो धरती पे, इससे 36,000 किलोमीटर ऊपर। और ध्यान रखना ये नॉर्थ टू साउथ पोल की बात नहीं हो रही है, यहां मैं चलो ईस्ट वेस्ट भी कर देता हूं, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन ऐसे ऐसे जब मूवमेंट होगा ना, तब वो जीएसएलवी, अगर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है तो समझ जाओ कि वो जीएसएलवी से लॉन्च की गई है। अगर कभी पोलर ऑर्बिट में नॉर्थ टू साउथ चल रही है वो, तब समझ जाओ पीएसएलवी से लॉन्च की गई है, बस। अब इसकी सिर्फ आपको करना क्या है, टेक्निकल डिटेल ही तो पढ़नी है। ये इसमें क्या होता है, इसकी कैपेसिटी 2.2 से 2.5 टन तक हो जाती है, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब आपको जीएसएलवी मार्क 2 मार्क 3 सब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स हैं। व्हीकल मतलब क्या है, रॉकेट्स हैं जहां से लॉन्च हो रहा है सैटेलाइट्स का, ठीक है, वही तो मतलब समझो। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, लॉन्च करने का व्हीकल कौन सा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार पढ़ लोगे, इंडिया की हैवीएस्ट रॉकेट मार्क 3 को कहा जा रहा है। इसका निकनेम बाहुबली रॉकेट भी होता है, ठीक है। 4 टन तक लोड जा सकता है। चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3, गगनयान जो अपकमिंग ह्यूमन मिशन है उसमें भी जीएसएलवी मार्क 3 यूज होगा। इसको एलवीएम भी जनरली कहते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इन डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब इसी में समझ लो ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। ऑर्बिट के बारे में आपने सुना होगा कि भाई सर ये पोलर ऑर्बिट क्या है, ठीक है, फिर सर आपका ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, सर मियो ऑर्बिट, सर लियो ऑर्बिट क्या है। अरे मत टेंशन लो, देखो मैं बताता हूँ आपको सिंपल सी भाषा में। ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है, मान लो ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या है, थोड़ा सा लो अर्थ पे रहेगा। मीडियम अर्थ मतलब क्या है, मीडियम लेवल पे। फिर आपका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है वो हाईएस्ट ऑर्बिट होती है, मतलब यहाँ से मान, अब एग्जांपल लो 10 किलोमीटर है तो लियो अर्थ हो गया, फिर अगर आपका ये मान लो 100 किलोमीटर है तो मियो हो गया, फिर जो सबसे ऊपर है वो आपका हो गया क्या, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वो मान लेते हैं 1000 किलोमीटर है। बट ये सिर्फ लेमन भाषा में बताया, टेक्निकली देखोगे या आप सर्च करो क्या है, मैंने आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बताया 36,000 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर नहीं है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए हाइपोथेटिकली समझाया कि लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। अब लो अर्थ ऑर्बिट में आपका पीएसएलवी भी हो सकती है, पीएसएलवी से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब पोलर भी हो सकता है, और आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकता है ना बेसिकली। वो मैटर नहीं करता। आप जनरली सोचते हो सर लियो क्या है, सर लो अर्थ, मतलब सिंपल भाषा में ये यही है कि वो लो अर्थ में, अर्थ के थोड़े नजदीक रहेगा, और मियो में थोड़ा ऊपर रहेगा। अब वो नहीं बोला जा रहा कि पीएसएलवी होगा या जीएसएलवी होगा, कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है, डिस्टेंस है। अब उस डिस्टेंस पे पहुंचाने के लिए आप पीएसएलवी भी यूज कर सकते हो और जीएसएलवी भी यूज कर सकते हो, तो दोनों में डिफरेंस जरूर समझिएगा आप, ठीक है। चलो 2018 का क्वेश्चन देखिए आप एक बार ध्यान से। PSLV launched the vehicle useful for Earth resources monitoring, whereas GSLV used mainly to launch communication satellites। अभी आप खुद से करिए, एक बार पढ़ोगे आपको आसानी समझ में आ जाए। क्या लिखा है, GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle with first and third stage using solid motors and second and fourth stage using liquid rocket engines। अक्सर यूपीएससी क्या करती है, कभी भी अगर एक उन्होंने नाउन दिया है, नाउन क्या है, GSLV है, अब इस नाउन की जो फीचर्स होते हैं उसको यूपीएससी अक्सर गलत कर देती है, तो बेसिकली ये गलत ही है, ठीक है। अब यहां देखो, सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पीएसएलवी अपीयर्स टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी मैंने आपको जब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बताया तो पोलर ऑर्बिट का एक फीचर भी आपको बताना था, ठीक है। अब वो फीचर क्या है ये समझो आप। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। अब अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट है तो मान लो इस पॉइंट पे आई हो, ठीक है, तो क्या होगा, धरती तो मूव कर रही है, तो वो अगले दिन एग्जैक्टली अगर अभी 12 बज रहे हैं तो अगले दिन 12 बजे फिर यहीं पे दिखेगी। अगर 1 बजे आप देखोगे तो 1 बजे वो यहाँ पे दिखेगी, फिर यहाँ पे दिखेगी, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, फिक्स पॉइंट पे सॉरी, वो फिक्स पॉइंट पे नहीं होती है। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं जीएसएलवी, तो वो इक्वेटर वाले रीजन पे होती है, ठीक है।
अब अगर वो इक्वेटर वाले रीजन का आप देखो, मैं सिर्फ क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा अपॉन द स्पेसिफिकेशन अपॉन द क्राइटेरियाज। अब यहाँ पे अगर आपका जियो स्टेशनरी वाला होगा तो वो एक स्टैटिक पॉइंट पे रहेगी, ठीक है, वो आपको एक जहाँ स्काई पे दिखेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जा रहा है, तो स्काई में एक ही लोकेशन पे आपको दिखती रहेगी वो सैटेलाइट। ये एक जर्नल फीचर है जो आपको पता होना चाहिए जीएसएलवी में और पीएसएलवी में। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन डोला गया, कह रहे हैं भैया पीएसएलवी हमेशा परमानेंटली फिक्स्ड होती है क्या? एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो परमानेंटली फिक्स नहीं होती, वो सेम टाइम पे फिक्स रहेगी, उसके बाद वाले टाइम पे वो चेंज हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे चलो जीएसएलवी के डाला ही नहीं उन्होंने, जीएसएलवी के बारे में पूछा ही नहीं, पीएसएलवी पूछा, तो ये भी गलत हो गया। आसानी से आप बोलोगे ओनली वन इज द राइट वन, ठीक है। तो ये रीज़न है जीएसएलवी और पीएसएलवी बताने का। मैंने बहुत डिटेल में लेके नहीं गया, मैं ये मान के चल रहा था कि आपको बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसको पहले से पता होगा तब भी वेल एंड गुड, नहीं पता है आपने थोड़ा बहुत आइडिया किया होगा, एक बार सर्च करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, नगाई सूरी टी गार्डन जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल में जो वर्कर्स हैं वो लोग 20% बोनस मांग रहे हैं, किस पे? टी के ऊपर। टी प्लांटर्स हैं बेसिकली ये लोग, ठीक है, दुर्गा पूजा के एड में, बस यही इसका मेन पार्ट है। अब पॉइंट क्या है, टी के ऊपर बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा किस चीज़ के ऊपर, टी बारे में। इंडिया का जो टी प्रोडक्शन है उसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा में जनरली होता है। इसमें अगर देखा जाए कंजम्पशन भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है टी का, ठीक है। और देखा जाए टी बोर्ड है, टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये बॉडी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसके ओवरसीज ऑफिसेज भी हैं टी बोर्ड के, दुबई और मॉस्को में। क्या रोल है टी बोर्ड का? डेवलप करना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना और एक्सपोर्ट रिसर्च करना, किसके ऊपर? टी के ऊपर, ठीक है। इसीलिए तरह आपको कॉफी बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिक तरीका होता है, टी के ऊपर था तो मैंने समझा दिया। आप क्वेश्चन देखो 22 का क्वेश्चन, आंध्रा, केरल, हिमाचल, हाउ मेनी ऑफ द जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? आसानी से बोल दोगे ऑल 4, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज के ऊपर बात करता है? नेटो ने अपनी जो सिक्योरिटी है, विजिलेंस है, वो बाल्टिक रीजन में बढ़ा दी है जब से डेनमार्क ने कुछ अनरिपोर्टेड ड्रोन को देखा है। और ये चीज़ कही जा रही है कि डेनमार्क के एयर स्पेस में जो ड्रोन का इंट्रूजन हुआ है उसमें रशिया का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, शामिल है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इंटेलिजेंस है, सर्विलांस है, वो चीज़ तुरंत का तुरंत अपग्रेड हो चुकी। जैसे ही ड्रोन के बारे में बोला मैंने, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, इंडिया में एक पूरा ड्रोन की एक्सरसाइज हुई है। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ड्रोन का आज के इस जो कंप्लीटली मिलिट्री स्टाइल में कहा जाए तो जो पूरा डायनेमिक चेंज हो रखा है लड़ाई का, उसमें ड्रोन का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है क्योंकि टेक से हो रहा है वो, ठीक है। अब पहले से तलवार और भाले से होता था, अब पूरा टेक इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलो अब आपको नेटो के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि नेटो है। तो नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये कलेक्टिव डिफेंस है एक तरीके से। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, टोटल इसमें 31 मेंबर कंट्रीज कही जाती हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। अब जो 31 मेंबर कंट्रीज हैं, ये लेड किसके द्वारा किया था? यूएसए के द्वारा लेड किया गया था। इसका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि अगर किसी 31 कंट्रीज में एक के ऊपर अटैक होगा तो ये अटैक माना जाएगा बाकी 30 के ऊपर। बाकी 30 पूरे फुल जोश एकदम बोलते ना होश के साथ आकर के अटैक करेंगी, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ी थी? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये चीज़ ज़रूरी हुई थी क्योंकि छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको लगता है भैया हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे करेंगे, तो नेटो में शामिल हो जाते हैं, आसानी से हो जाता है। अब बाल्टिक सी का रेफरेंस देखो, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक रीजन है जो नेटो के मेंबर कंट्रीज जो हैं उनको बॉर्डर करता है। कौन कौन सी? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, ठीक है। अब रशिया जो है, रशिया मेंबर नहीं है नेटो का, आपको ऑलरेडी पता है, रशिया तो दुश्मन ही उस चीज़ का। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एक की कहा जाता है, एक की रूट है सिक्योरिटी, ट्रेड का और मिलिट्री मूवमेंट का। आपको पता होना चाहिए बाल्टिक सी जो है इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है। मैंने सीक्वेंस में लिखा है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड। आप देखो स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, फिर देखोगे पोलैंड भी आपको दिखेगा, फिर यहाँ पे जर्मनी भी दिखेगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और जाओगे तो आपको रशिया भी यहाँ पे प्रेजेंस दिखेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, कलिनग्राड, एक्सक्लेव और सेंट पीट जो आपका पीटर्सबर्ग रीजन है वो भी रशिया के अंडर में आता है। इस वजह से ये रशिया का थोड़ा सा हिस्सा आता है। फिर आप पूरा एक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? बाल्टिक सी के बारे में। और इसके जस्ट बगल में देखोगे नॉर्थ सी, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको जब नॉर्थ सी बोला जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए ब्रेंट क्रूड जो है वो क्या है, जो क्रूड ऑयल का स्टैंडर्ड होता है, जो पेट्रोल डीजल आप
देखते हो कहाँ से बनता है, क्रूड ऑयल से बनता है, वो कहाँ से आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेंट क्रूड का जो एक स्टार्टिंग कही जाती है, जब ब्रेंट क्रूड इसी नॉर्थ सी से निकाला, आपको देखना है ब्रेंट क्रूड कहाँ से आ रहा है, तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मेन आपको बॉर्डर पता होनी चाहिए क्योंकि नॉर्थ सी की बॉर्डर पूछी जा चुकी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बात करता है कि पाकिस्तान ने पहली HPV वैक्सीन कैंपेन लॉन्च की है। अब वहाँ पाकिस्तान की जो 11 मिलियन गर्ल्स हैं जिनको सर्विकल कैंसर होने के चांसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन केवल 50 मिलियन टारगेट ही अचीव हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और रेसिस्टेंस है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि भैया अगर ये वैक्सीन लगाओगे तो इनफर्टिलिटी होने का खतरा है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बहुत ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वेस्टर्न वैक्सीन है, फिर यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये हो रहा है कि भैया चांसेस हो सकते हैं कि वेस्टर्न जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो लोग इस वैक्सीन से मुस्लिम पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रही हों। पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कंसेंट देने से कि हम अपनी बच्चियों को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स खुद ही नहीं होंगे पढ़े लिखे, कारण तो यही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न है। अब बोलो सर इंडिया के रेफरेंस में क्या पता होना चाहिए? पहली चीज़ HPV, फिर आपको पता होना है सर्विकल कैंसर के बारे में। अब देखो सर्विकल कैंसर क्या है, ये सर्विक्स का कैंसर होता है। अब आप थोड़ा ध्यान दोगे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वुमेन का, वहाँ पे सर्विक्स जनरली देखा जाता है, और उस जगह पे कैंसर को हम लोग सर्विकल कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये जनरली फैटल होता है जो आपकी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरली स्क्रीनिंग नहीं होती है, और जो वुमेन्स होती हैं उनकी अवेयरनेस नहीं होती उनके पास। 95% इन्फेक्शन या केसेस जो होते हैं वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। ठीक है, जनरली आप नोटिस करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस जो होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम UTI या डिफरेंट इन्फेक्शंस अगर देखो तो ये चीज़ क्या होती है, ये एक वायरस की फैमिली होती है। जब कंसिस्टेंट लेवल पे कोई इन्फेक्शन होता रहेगा वुमेन को, तो उससे कहीं ना कहीं सर्विकल कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए इस वायरस का जो कॉमन स्प्रेड होता है दैट इज ड्यू टू सेक्सुअल एक्टिविटीज कहा जाता है। बट ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कहा जाता है सबको किसी ना किसी पॉइंट पे अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगेन ये जो पार्ट कहा जा रहा है ये तब एक्सटेंड होता है जब ये बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट हो इन्फेक्शन, तब ये कन्वर्ट होता है सर्विकल कैंसर में। प्रिवेंशन HPV वैक्सीन बनाई गई है, लेकिन स्टिल अभी भी कल्चरल टैबूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है। लोग इस टॉपिक को बहुत ही टैबू समझते, कहते हैं अरे नहीं इस चीज़ पे बात नहीं करनी चाहिए, ये टॉपिक तो बड़ा ही अजीब सा है। बट रियलिटी इज इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। आज से 100 साल पहले अगर बात करोगे तो अगर कभी कोई आज जो प्रेजेंट में टॉपिक बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्कस्ड हो रहे हैं, उस समय पर अगर बात कर देते तो कोई बात ही नहीं करता होगा। ठीक है, जो आज मेस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर इतना वाइडली प्रोपोगेशन हो रहा है, मूवीज बन रही हैं, आज बाकी छोड़ो, आज भी गांव में जाकर के बात करोगे लोग इस चीज़ को ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करते हैं। बाकी 10-20 साल पहले की सिचुएशन तो आपको भी पता है अगर आप कभी गांव से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस का नतीजा है। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी ग्रास रूट लेवल पे, जितनी ज़्यादा वहाँ की कम्युनिटीज़ को अवेयर किया जाएगा, उससे और चांसेस बढ़ जाएंगे किस चीज़ के, जो कभी कोई बीमारी है या कभी कोई ऐसा वायरस है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल बात करता है 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट के तरीके से मनाया जाता है। इसमें हाईलाइट किया गया कि ग्लोबल क्राइसिस जो है फूड लॉस की और वेस्टेज की, इससे क्या होता है कि भैया अगर बहुत एक्सेसिव लेवल पे फूड का नुकसान होगा, वेस्टेज होगा, तो उससे फूड सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट होगी, प्लस क्लाइमेट स्टेबिलिटी भी है वो भी बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट होगी। कहा जाता है 1/3 जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है, लूज कर दिया जाता है। अब अगर इंडिया की सिचुएशन देखी जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा सीवियर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है जब क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में नहीं, जो अलग अलग क्रॉप इंडिया में बोई जाती हैं उसका जो हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें बहुत नुकसान होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन रुपीस एनुअली होता है। जनरली देखा जाए तो 3.7% ऑफ एग्रीकल्चर GDP कहा जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहा जाए 10 से 15% लॉस होता है। पैडी में 4.8%, वीट का 4.2% लॉस। तो बेसिकली ये इंडिया की सिचुएशन है जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में एज इट इज यूज कर सकते हो कि भैया पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है, तो स्टेप्स और एक्शन लेने होंगे कैसे ये मिनिमाइज हो सके। अब अगर देखा जाए क्लाइमेट पे इम्पैक्ट, अगर फूड लॉस होगा तो उससे क्या होगा, बहुत एक्सेसिव लेवल पे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। देखा गया जो FAO के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक पूरी स्टडी की तो उसमें एस्टिमेट लगाया 33 मिलियन टन्स ऑफ CO2
जो कि इक्विवेलेंट है 30 मेजर कमोडिटीज से निकलता है। उसमें ये कहा गया है भैया 33 मिलियन टन ऑफ CO2 का एमिशन हो रहा है। तो आप खुद सोच के देखो कि ये कितना बड़ा इशू है। केवल पैडी अलोन मोर देन 10 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंस करता है। आप सोच के देखो कितना बड़ा है इसका, मतलब वो जो वेस्टेज हो रहा है उससे इतना एमिशन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि हैंडलिंग, क्योंकि लॉस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हैंडलिंग अच्छी ना होना, प्रोसेसिंग ढंग से ना होना और डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से ना होना। तो इस वजह से ये एक रीज़न बनता है। और कॉसेस क्या होते हैं, सप्लाई चेन ना सही होना, वीक इंफ्रा होना, लो टेक होना, सही से प्रॉपर जो फूड लॉस की टेक बने हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट ना करना। अब अगेन ये सारे अगर प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन क्या है, हमेशा ध्यान रखो बेटा, कभी भी अगर आपको सोल्यूशन देना है तो प्रॉब्लम का सिर्फ वाइसे वर्सा कर दो। ठीक है, एकदम उल्टा, कॉइन का उल्टा कर दो। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन है, हमें एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन चाहिए होगी, ऐसी सप्लाई चेन जो कि इंटीग्रेटेड हो। फ्रैगमेंटेड मतलब क्या होता है, अलग अलग फैला हुआ। इंटीग्रेटेड मतलब ये आपका ABC को एक साथ कंबाइन कर दो। लो टेक है तो टेक को एडवांस करना होगा, वही तो हो गया। हमेशा अगर आपको सिर्फ एक चीज पता हो जाए, अगर आपको सोल्यूशन पता है तो प्रॉब्लम भी निकाल सकते हो। अगर कह रहे हैं सोल्यूशन ये कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रा, मतलब इसका अपोजिट क्या है, लो इंफ्रा होना। टेक अगर कह रहे हैं बहुत एडवांस है तो वो एकदम वाइस वर्सा कर दो। बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक है ये। ठीक है, तो ये सारे क्या है, तरीके हैं जिससे कहीं ना कहीं जो फूड लॉस है, जो वेस्टेज है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।